हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हिंदी की पेडागोजी क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन लिए हैं जो सीटेट में रिपीटेड रहे हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लेखन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर लेखन से संबंधित नहीं है तो बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आँखों से कागज़ की दूरी। तो यहाँ पर बैठने के ढंग की बात की गई है, शुद्ध उच्चारण की, लेखनी मतलब पेन पेंसिल पकड़ने की बात की गई है, आँखों से कागज़ की दूरी की बात की गई है। तो फर्स्ट का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेखन मतलब लिखने समय बैठने का उचित ढंग भी होना चाहिए, लेखनी पकड़ने का ढंग होना चाहिए, आँखों से कागज़ की दूरी भी सही होनी चाहिए। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। तो भाषा की बात की जा रही है, जो भाषा शिक्षक है उसमें क्या होना आवश्यक नहीं है? व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान होना। तो यहाँ पर भाषा से संबंधित समझ में आ रहा है कि व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए, सुंदर लेख भी होना चाहिए और विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए। मगर रसायनों का ज्ञान होना अति आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये साइंस में महत्वपूर्ण होता है, इसलिए भाषा में ये नहीं होता। इसका सेकंड का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। तो कठिन निवारण का मतलब है जो वाक्य कठिन होते हैं तो उसका निवारण कैसे किया जाता है? चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या उपयुक्त सभी। तो हम चित्र दिखाकर भी निवारण कर सकते हैं बच्चों के लिए। किसी भी हमने गद्य पढ़ाया, किसी चीज़ की व्याख्या की, उससे हम चित्र दिखाकर भी निवारण कर सकते हैं। और वस्तु को प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी वस्तुओं को दिखाकर हम उसका निवारण कर सकते हैं, मॉडल दिखाकर भी कर सकते हैं। तो थर्ड का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें सही हैं गद्य शिक्षण में। जो कठिन वाक्य शब्द जो भी चीज़ें होती हैं उनके निवारण के लिए, तो डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो जो ये वाक्य है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा की बात की गई। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी हो सकती है? चलिए देखते हैं। राम हो सकता है, सुरेश हो सकता है, निर्वाह हो सकता है या मित्रता हो सकता है। तो इसमें हमें पढ़ते ही पता चल रहा है कि जो मित्रता शब्द है इससे भाव फील होता है, मतलब फीलिंग्स आती है। तो ये मित्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में चौमासा में समास है। अब समास से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। ये पता ही होता है कौन कौन से? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ये समास होते हैं। तो चौमासा में पूछा गया है कि चौमासा में कौन सा समास है? द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है। तो द्विगु की मैंने वीडियो डाली है समास की, आप उसमें प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो द्विगु की जो पहचान होती है, इससे हम पहचान सकते हैं कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची। जहाँ संख्या की बात होती है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ होती हैं, विभक्तियों का लोप होता है। और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब विलोम होते हैं। बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जो तीसरे पर्सन की बात की जाती है ये बहुव्रीहि समास की होती है। तो 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चौमासा की बात की गई है। चौमासा में मतलब 4 मास की बात कही जा रही है, तो द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ये कारक से क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि कारक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? संप्रदान कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, ये सारे कारक होते हैं।
तो यहाँ पर इस वाक्य में पूछा गया है कि चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक की पहचान होती है जहाँ दान देने की बात की जाती है, दान देने की बात कही जाती है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। करण कारक में जैसे हम किसी के द्वारा कोई काम करते हैं, किसी के द्वारा या साधन के रूप में जो प्रयोग करते हैं उसमें करण कारक होता है। संबंध कारक में हम संबंध बताते हैं, इसकी विभक्तियाँ में मतलब काकी के रारी रे आ जाता। अपादान कारक होता है, इसमें अलगाव की बात की जाती है, अलगाव की और भय की बात होती है, तो ये अपादान कारक में आता है। तो चूहा बिल से बाहर निकला, क्योंकि चूहा जो था वो बिल से बाहर निकल गया, तो बिल का और चूहा का अलगाव हो गया, मतलब वो अलग हो गए। तो इसका कारक कौन सा होगा? अपादान कारक में ये वाला वाक्य आ जाएगा। जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहाँ अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। पुस्तकें अलमारी में रखो, यह वाक्य मतलब जो उदाहरण पूछा गया है कि पुस्तकें अलमारी में रखो, तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है या ज्ञान वो आज्ञावाचक वाक्य है? तो वाक्य जो होता है सरल वाक्य है तो सिंपल वाक्य हो जाता है। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है? हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, या और मिश्र वाक्य में हम जैसे की, किंतु, परंतु ये चिन्ह आ जाते हैं वाक्य के बीच में, तो मिश्र वाक्य हो जाता है। आज्ञावाचक में हम किसी को मतलब आज्ञा देते हैं या अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। तो पुस्तकें अलमारी में रखो, तो एक कैसा क्वेश्चन है, इसे पढ़ने से ही लग रहा होगा कि कोई हमसे कह रहा है, मतलब कोई हमें आज्ञा दे रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। 7 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? ये पूछा गया है क्योंकि मतलब एक वाक्य का एक शब्द लिया जाता है या वाक्य देकर एक शब्द में पूछ लिया जाता है उसका अर्थ, तो यहाँ पर शब्द देकर उसका वाक्य पूछ लिया गया कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का जो अर्थ हो वो वाक्य होगा वो कौन सा होगा? उपकार करने वाला होगा, उपकार सॉरी दोनों एक से ही हैं, तो हम यहाँ पर ले लेंगे कि उपकार ना करने वाला, ना लगा लेंगे। उपकार करने वाला, उपकार ना करने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला या किए हुए उपकार को ना मानने वाला। तो 8 का जो राइट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, क्योंकि कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अब यहाँ उपसर्ग से क्वेश्चन ले लिया गया है और उपसर्ग बहुत सारे पूछे जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय अधिकतर आते रहते हैं। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन में पूछा गया है कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या हो सकता है? आ हो सकता है, अत हो सकता है, अति हो सकता है, अत्या हो सकता है। तो जब हम अत्याचार शब्द को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अति धन आचार, अत्याचार हो जाएगा। तो 9 का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। शुद्ध वाक्य है, मतलब जो वाक्य दिया है हमें इसमें ये पहचानना कि इन वाक्य में शुद्ध वाला वाक्य कौन सा है, तो पढ़कर देख लेते हैं। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे। तो पढ़ने में ये दोनों तो वैसे भी अजीब से लग रहे हैं, लेकिन हम इन दोनों में देख सकते हैं पढ़ के कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी और राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। तो जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, क्योंकि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, क्योंकि यहाँ पर 2 पुस्तकों की बात हो रही है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। तो कविता शिक्षण की बात की गई है कि कविता शिक्षण में उपयोगी नहीं होगा, जिससे छात्र सरलता से समझ सकें, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो पढ़ने से ही पता चल रहा है, क्योंकि कविता में जो
छात्र होता है वो सरलता से समझ सके होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो कविताएँ छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने में मतलब बढ़ाती हैं, रुचि को बढ़ाएँगी, ये भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो कविता अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद होते हैं, तो इससे तो कोई लेना देना ऐसा होता नहीं है प्राथमिक स्तर पर। और जो डी वाला ऑप्शन है जिसमें नीति, हास, वीर, देशभक्ति भावना निहित हो, तो ये तो कविताओं में होता ही होता है, क्योंकि कविता हास रस पर, वीर रस पर, देशभक्ति की भावनाओं पर, इन सब चीज़ों पे होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ नहीं में पूछा गया कि नहीं होना चाहिए, तो 11 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। क्योंकि जो वाद विवाद हैं प्राथमिक स्तर पर, इससे बच्चों को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है। तो 11 का सी वाला राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग पहचानिए। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात आ जाती है, और हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग मतलब हिंदी में लिंग कितने होते हैं, तो मतलब 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर पुल्लिंग पूछा गया है कि पुल्लिंग कौन सा है, तो रात्रि पुल्लिंग है क्या, तितली है, पानी, कोयल। तो हम बोल के देख सकते हैं रात्रि हो गई, तो ये भी नहीं होगा। तितली उड़ गई, तितली सुंदर है, तितली अच्छी है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी स्त्रीलिंग में आ रहा है। कोयल, कोयल कहते हैं कोयल अच्छी है, कोयल गाना गाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग में होगा। तो 12 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि पानी, पानी एक पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि पानी पिया, पानी गर्म हो गया, पानी ठंडा हो गया, तो हम बोलकर किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं कि ये वाक्य किस में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है। तो महोत्सव की बात की गई, संधि विच्छेद से यहाँ पर शब्द लिया गया संधि। तो संधियाँ पता ही हैं कि कितनी होती हैं, तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, स्वर, विसर्ग, स्वर, विसर्ग और व्यंजन, ये 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 5 भेद होते हैं, जो दीर्घ, वृद्धि, गौड़, एड़ आदि, ये स्वर के भेद होते हैं। तो यहाँ पे महोत्सव की बात की गई कि महोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा सही होगा, तो महा प्लस धन उत्सव होगा, महो प्लस उत्सव होगा, महा प्लस उत्सव होगा, महो प्लस उत्सव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, ये नंबर राइट आंसर, क्योंकि महोत्सव का महाधन उत्सव वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, भाषा सीखने का सही क्रम है। जो हम भाषा सीखते हैं तो इसका सही क्रम क्या होगा, तो बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये होगा, या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये वाला होगा, बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, ये वाला होगा, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये वाला होगा। तो हमें इसका सही क्रम ढूंढना है कि भाषा सीखने का सही क्रम कौन सा होता है। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। लिखना सबसे बाद में आता है, सुनना सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, आयोग वाह कहा जाता है। तो आयोग वाह ले लिया, यहाँ पर आयोग वाह कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजनों को कहा जाता है, ऊष्म को कहा जाता है, या संयुक्त को कहा जाता है। तो इसका जो विसर्ग होते हैं इन्हें अनुस्वर भी कहते हैं, अनुस्वर के नाम से भी जानते हैं विसर्ग को। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो या, रा, ला, वा होते हैं, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं सा, सा, हा होते हैं, और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये चारों संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्योंकि विसर्ग जो होते हैं वो उन्हें अनुस्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, कौन कौन सा, अंग और आहा, ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
16 नंबर यथाशक्ति में कौन सा समास है? समास से क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर। तो समास की यथाशक्ति में समास पूछा गया। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है। मैं समास के बारे में बता ही चुकी हूँ। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अव्ययी भाव समास है। और इसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है अव्ययी भाव में उपसर्ग लगा होता है वाक्यों में, वो अव्ययी भाव समास में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है। जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वहाँ शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है, या सभी कहा जाता है? तो सभी तो नहीं कहा जाता है, लेकिन जहाँ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वहाँ शब्दों को विशेषण कहा जाता है, क्योंकि ये विशेषता बताता है किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। तो 17 का वी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वाच्य की बात हो जाती है। वाच्य कितने होते हैं? वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीनों ही वाच्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है मुझसे लिखा नहीं जाता, ये वाक्य पूछा गया कि ये कौन सा वाच्य है? तो जो वाच्य होगा तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, क्योंकि भाववाच्य, क्योंकि इसमें भाव प्रकट हो रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा है। जहाँ काम का नहीं होना पाया जाता है और वाच्य पूछा जाए तो वहाँ भाववाच्य होता है। 18 का सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? तो यहाँ वचन की बात की गई है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सही वचन की बात की गई है। सही में पूछा है मेरी होश उड़ गई। क्या ये वाला वाक्य सही है? हमारे होश उड़ गए, ये वाला वाक्य सही है। मेरे होश उड़ गए, ये वाक्य सही है। मैं होश उड़ गई, ये वाला वाक्य सही है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। मेरे होश उड़ गए, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के रूप रचना आधार है। संज्ञा के जो रूप रचना का आधार है वो क्या है? मतलब किन आधार पर रचना की गई है? तो संज्ञा की बात हो रही है यहाँ पर। 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वी वाला, क्योंकि लिंग, वचन और कारक के आधार पर संज्ञा की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। आलस शब्द का विशेषण क्या है? तो विशेषण की बात की गई है और विशेषण पता ही होता है कि विशेषण में क्या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो आलस का जो विशेषण होगा क्या होगा? आलस होगा, आलसीपन होगा, आलस होगा या आलसी होगा। तो आलस्य का जो विशेषण होगा वो आलसी हो जाएगा। 21 का डी वाला राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबर का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर पर्यायवाची से क्वेश्चन ले लिया गया, क्योंकि पर्यायवाची काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अंबर का पूछा गया है, तो अंबर का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश होगा, मेघ होगा, गगन होगा या नभ होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं में बात पूछी गई है कि नहीं है। तो अंबर का आकाश भी होता है, अंबर का जो होता है वो आकाश भी होता है, गगन भी होता है, नभ भी होता है, लेकिन मेघ नहीं होता है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, क्योंकि मेघ नहीं। मेघ किसके होते हैं? मेघ के पर्यायवाची होते हैं बादल, घन, घटा, ये सारी चीज़ें मेघ के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देवनागरी लिपि की बात की गई हिंदी में। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है, क्योंकि और गुरमुखी लिपि किसकी है? ये पंजाबी की है। देवनागरी लिपि की ब्राह्मी है। तो 23 का बी वाला आप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बहुवचन है। अब यहाँ पर बहुवचन से पूछ लिया गया वचन कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, जो हिंदी में वचन होते हैं,
हिंदी में होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, और संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? जो संस्कृत में होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो जाते हैं। हिंदी में डायरेक्ट एक वचन और बहुवचन होता है। तो यहाँ पर बहुवचन की बात की गई है। बहुवचन को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे लड़का, लड़का क्या है? एक वचन है। आंसू, किताब, गाय, तो लड़का, किताब, गाय ये सारे एक वचन है, लेकिन आंसू जो है वो बहुवचन में आएगा, क्योंकि 24 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, आंसू। क्योंकि आंसू क्या है? बहुवचन है। जब भी हम देखें जैसे आंसू निकल गए, आंसू बह गए, आंसू निकल रहे, हमेशा बहुवचन में आते हैं वाले वाक्य। आंसू हुए, प्राण हुए, जी कुछ वाक्य कैसे होते हैं जो एक होकर भी बहुवचन में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में क्या पूछा गया है? प्रतिदिन में समास है। समास से पूछ लिया गया क्वेश्चन कि प्रतिदिन में समास है। सॉरी, यहाँ पर समास नहीं होगा, उपसर्ग होगा, क्योंकि प्रतिधन में उपसर्ग पूछा गया है। तो प्रतिधन में उपसर्ग पूछा गया, तो प्रतिधन में उपसर्ग कौन सा होगा? प्रति होगा, प्रीति होगा, प्रत्यय होगा, प्रीत होगा। तो देखकर ही पता चल रहा है, क्योंकि प्रतिधन में कौन सा होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि प्रतिधन में प्रतिधन दिन उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन से बात की गई, अभी मैं बता ही चुकी हूँ कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया वो कब दिया गया? 18 जनवरी 1949 को, 16 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर 1949 को, या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा इकाई का सही क्रम है। तो भाषा इकाई का सही क्रम भी बहुत बार पूछा गया है कि इसका सही क्रम कौन सा होता है। जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य ये होगा, शब्द, वर्ण, ध्वनि, वाक्य ये वाला होगा, वाक्य, वर्ण, ध्वनि, शब्द ये वाला होगा, या ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य ये वाला होगा। तो हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 28 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि हम देखिए सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि वो चीज़ होती है, एक छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो सबसे पहले आती। ध्वनि आएगी, ध्वनि के बाद फिर वर्ण आएगा, वर्ण के बाद शब्द बनता है, शब्द के बाद पद बनता है, पद के बाद वाक्य बनता है। तो इस तरीके से इसका सीरियल नंबर चलता रहता है। 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? जो रसराज है वो किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है, हास्य रस को कहा जाता है, शांत रस को कहा जाता है, या करुण रस को कहा जाता है? तो श्रृंगार रस का, इनका स्थायी भाव भी पूछ लेते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति मतलब प्रेम की बात होती है, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास्य का। हास्य हो जाएगा जहाँ खुशी की बात होती है, वहाँ ये हास्य हो जाएगा स्थायी भाव। शांत का निर्वेद हो जाता है स्थायी भाव, निर्वेद होता है शांत का। और करुण का शोक होता है, जब हम कोई दुख होता है कुछ भी तो शोक मनाते हैं। तो करुण रस का ये स्थायी भाव होते हैं इनके सबके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि रसराज कौन से रस को माना गया है? तो श्रृंगार रस को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पर ध्वनियों से बात की गई है। वर्णमाला में ध्वनियों से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कंठ ध्वनियों के बारे में पूछा गया है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखते हैं कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। पा, फा क्या ये हैं? ता, था ये वाली हैं? चा, छा ये हैं? या का, खा हैं? तो बोलने से ही पता चल रहा है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। का, खा, गा, घा ये वाला जो वर्ण होता है, ये वाला तो ये कंठ में आता है। तो का, खा, गा, घा, ड़ ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। चा, छा, जा वाली ये वाली होती हैं तालव्य, ये तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। और ता, था, दा, धा ये होती हैं दंत ध्वनियाँ। और पाफा, वावा ये होती हैं ओष्ठ ध्वनियाँ।
मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं वर्णमाला पर भी और टॉपिक वाइज डाल रखी हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।